सभी का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम संसद की प्रणालियों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। हम संसद को समझने का प्रयास करेंगे। संसद क्या है, उसके अंग कौन कौन से हैं, संसद के सदन कौन कौन से हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और इससे भी अगर मैं संक्षेप में, इससे भी ज़्यादा संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो हम विशेषतः लोकसभा के ऊपर आज फोकस करने का प्रयास करेंगे। लोकसभा के विभिन्न आयामों को, विभिन्न संदर्भों के माध्यम से उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको हेडिंग लिखी हुई दिखाई दे रही है, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, और उसमें भी हम लोग विधायिका के बारे में बात करेंगे। ये शब्द विधायिका जब आता है तो आपको समझ जाना चाहिए, विधायिका अर्थात जिसमें विधि निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। विधि अर्थात कानून जहाँ बन रहा है, और कानून कहाँ बनता है, हम भली भांति जानते हैं, कानून संसद से बनते हैं देश के। और संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कोई प्रस्ताव या कोई बिल पहले लोकसभा में लाया जाएगा, अगर उसके सदस्य उससे सहमत हैं, वहाँ से वो पारित हो जाता है, फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। फिर राज्यसभा में वही प्रक्रिया चलेगी, उस पर जो सदस्य हैं उसके राज्यसभा के, वो अपना मत उसके ऊपर देंगे। अगर वो वहाँ से भी पारित हो जाता है, वहाँ से भी वो पास हो जाता है, तो अंत में उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे अथवा नहीं दे, अथवा उसको वापस से पुनर्विचार के लिए लौटाए, वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी स्वीकृति दे देता है, ठीक है, तो फिर वो कानून बन जाता है, वो विधि बन जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो विधि निर्माण की है वो संसद के माध्यम से संपन्न हो रही है। तो हम यहाँ संसद को पढ़ेंगे, अर्थात विधायिका के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, विधायिका के बारे में हम लोग अध्ययन करना चाहेंगे। अब हम संसद के बारे में मैंने बता दिया, तो जो विधायिका है वो आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 129, 79 से लेकर के 129 तक के आर्टिकल्स में हम ये सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, ये संसद आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा संसद जो है, उस संसद के 3 अंग हैं। अंगों की मैं बात करूं, आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए, अगर मैं अंगों के बारे में बात करता हूं तो संसद के 3 अंग हैं। लेकिन मैं कहूं केवल संसद के सदन कितने हैं, उस समय आपको जानना चाहिए केवल 2 सदन हैं। सदन 2 हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं, लोकसभा को निचला सदन कहते हैं। लेकिन अगर अंगों के बारे में बात की जाए तो अंग में 3 अंग हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन के बारे में बात की जाए, सदन केवल 2 माने जाएंगे, यार लोकसभा होगा एक हो जाएगा राज्यसभा। अब इस लोकसभा, इन राज्यसभा को अलग अलग देशों में, हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा नाम दिया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये ब्रिटेन में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका में लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाला हाउस, और सीनेट कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है, और वहां इस संपूर्ण विधानमंडल को मैं आपको और नई बात बता देता हूं, यूएसए के अंदर संपूर्ण जो विधानमंडल होता है, जो संसद होता है वहां का, उसको हम कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में एक पार्टी, केवल एक पार्टी की जो है इमेज बनती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं, संपूर्ण विधानमंडल अमेरिका के अंदर कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। समझे इस बात को आप? हम लोकसभा को डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा क्या है, क्या क्या उसके काम है, सारी चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे। संसद आपको समझ में आया? संसद का जिक्र जो है वो आर्टिकल 79 में है। 79 में लिखा हुआ है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 79 जो है वो संसद के बारे में जिक्र करता है, संसद के होने के बारे में बताता है। लोकसभा की मैं बात करूं तो आर्टिकल 81 में, क्योंकि राज्यसभा पहले ली हुई है, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का जिक्र आता है। 81 में कहता है कि एक लोकसभा होगी। ठीक है, इस लोकसभा को पहले 1954 से पहले की बात बताता हूँ। 1954 से पहले
इसको जनता का सदन कहते थे और इस राज्यसभा को कहा जाता था राज्यों का परिषद। इसको काउंसिल स्टेट्स अर्थात राज्यों का परिषद कहा जाता था। लेकिन 1954 में हमने इसको कह दिया, नया नाम दे दिया लोकसभा, और इस राज्यों की परिषद को हमने कह दिया राज्यसभा। इतनी बात समझ में आई आपको? 1954 से पहले इस लोकसभा को जनता का सदन कहते थे और इसको राज्यों की परिषद कहते थे। लेकिन 1954 में हमने इसमें इनको रीनेम कर दिया, इनका नाम चेंज करके हमने लोकसभा और राज्यसभा इसको बोल दिया। अब बात करूं तो इस लोकसभा को ही हम निचला सदन भी कहते हैं, इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। दूसरी ओर अगर मैं राज्यसभा के बारे में बात बताऊं आपको, तो राज्यसभा को हम कहते हैं ऊपरी सदन या फिर उच्च सदन भी आपको कई जगह मिलता है। कई जगह पे आपको उच्च सदन भी लिखा हुआ मिलता है इसमें। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोकसभा को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। लोकसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ये स्थायी नहीं है। आप पूछोगे इसको अस्थायी सदन क्यों कहा? क्योंकि लोकसभा के आप जानते हो हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, और जब हर 5 वर्ष में चुनाव होकर के वापस से लोकसभा गठित की जा रही है तो ये स्थायी कहाँ हुई? जबकि राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो एक स्थायी सदन है। ठीक है, क्योंकि उसके प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो बाहर निकल जाते हैं, अगले सदस्य चुन करके आते हैं, लेकिन सारे के सारे सदस्य एक साथ इस्तीफा नहीं देते, या मैं यूँ कहूँ सारे के सारे जो है सदस्य एक साथ जो है उससे बाहर नहीं जा सकते। हमेशा चलने वाला एक सदन है ये राज्यसभा। दूसरी ओर इसको हम कहते हैं अस्थायी सदन क्योंकि हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में वापस से लोकसभा नए सिरे से गठित की जाती है। तो मुख्य मुख्य बातें आप जान लेंगे इसमें। सबसे पहली बात आप जानेंगे कि आर्टिकल 81 में इसका जिक्र है। किसका? लोकसभा के बारे में। लोकसभा में जो सीटें हैं, मैं आपको सीटों के बारे में थोड़ा बताता हूँ, लोकसभा की सीटों के बारे में क्या प्रावधान है। टोटल 552 इसमें सदस्य चुन करके आते थे। यूँ कहूँ जो संविधान लिखा गया उस समय 552, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र बन करके भारत से अलग हो गया, तो 7 सीटें हमारी चली गई वहाँ पीओके के रूप में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जानते हो आप, कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो 7 सीटें इसमें से गई। अब बची हुई कितनी है? बची हुई जो सीटें हैं वो हैं 545। ठीक है, बची हुई सीटें कितनी है? 545। अब इन 545 सीटों में से भी 2 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और इन एंग्लो इंडियन को जो मनोनयन की जो प्रक्रिया है उसका संविधान में भी उल्लेख है। ध्यान रखेंगे इस बात को भी आप, संविधान में भी इस बात की चर्चा की हुई है, और ये चर्चा की हुई है आर्टिकल 331 में। आप कहोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में कुछ एंग्लो इंडियन भी थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय भी था। अब मान के चलो सारे के सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख या अन्य जो लोग हैं वो सारे चुन करके आ रहे हैं। एक समुदाय ऐसा है एंग्लो इंडियन समुदाय कि उसका कोई भी, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कोई भी लोकसभा में नहीं जा रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं हम तो सभी को समानता का अधिकार देते हैं, सभी को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, संविधान में भी इस बात का उल्लेख किया हुआ है। तो इसलिए भारत के संविधान की ये खूबसूरती है, उसने प्रावधान किया हुआ है कि अगर चुन के नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम राष्ट्रपति के थ्रू मनोनीत करवा देंगे 2 सदस्यों को। और ये बात आर्टिकल 331 में कही हुई है। तो अब 545 में से भी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन निकाल दीजिए, 543 बचे। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक और बात बतानी चाहूँगा। एंग्लो इंडियन सदस्य ये मनोनीत होते थे, लेकिन मोदी जी की सरकार ने क्या किया, आर्टिकल ये संविधान संशोधन हुआ 104वां 2019 में, और जो ये 2 सदस्य चुन के आते थे इनको चुनने के ऊपर रोक लगा दी, अर्थात इनको चुना ही नहीं। वैसे भी एंग्लो इंडियन कम ही है देश में। तो अब जो है फिलहाल
एंग्लो इंडियन को चुना नहीं जाता है देश में, पहले चुना जाता था। तो कुल मिला के बात हमें ये जाननी है कि सीटें कितनी है भाई। हमने कहा 552 सीटें टोटल है। लोकसभा में जब जिन सदस्यों का चुनाव होगा वो टोटल 552 सदस्य हैं। इसमें से भी 7 सीटें हमारी पाकिस्तान में चलेगी, जो कश्मीर वाले हिस्से में। बचा मामला कितने पे? 545 पे। इन 545 सीटों के ऊपर हमें बात करनी है। अब 545 में से 2 हमने एंग्लो इंडियन की सीटें निकाल दी, बची हुई हम पे आई 543 सीटें। ये 543 सीटें, इनमें से 524 सीटें हैं वो तो आएंगी राज्य से, स्टेट से। विभिन्न राज्य जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, 524 सीटें, ठीक है। और जो 19 सीटें हैं, ये 19 सीटें आएंगी यूटीज से। यूटीज अर्थात यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे टोटल 19 लोग चुन करके आएंगे लोकसभा में, जबकि 524 सीटें जो हैं वो राज्यसभा, वो राज्यों से चुन करके आएंगी वो सदस्य। बात समझे आप? बात को क्लियर हुई आपको? और ये 545 का जो चक्कर है, इसको मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। पहले ये सीटें एक्चुअल में 525 हुआ करती थी। इन 525 में हमने 20 सीटें बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? संविधान में संशोधन करके। हमने 1972 में 31वां संविधान संशोधन किया और लोकसभा की सीटों को बढ़ा करके हमने 545 कर दिया। 525 थी पहले वो, ठीक है। ये 31वें संविधान संशोधन से, और ये हम जानते हैं 1972 में हुआ था, ठीक है। फैक्ट्स आपको पता लग पा रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे इन सीटों पर चुनाव होता है। चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इन जो 543 जो सीट्स हैं, इन पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। वयस्क मताधिकार, जो लोग वयस्क हैं, इसमें 18 वर्ष की आयु तय की हुई है कि 18 वर्ष की आयु जिसकी कंप्लीट हो चुकी है वो मतदान दे सकता है, वो वोट डाल सकता है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वो अब पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट डाल सकता है। वो इस एज में भी एक लोचा हुआ था, आपको वो बात भी जान लेनी चाहिए। पहले ये एज एक्चुअल में 21 वर्ष हुआ करती थी। 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष किया। कैसे किया? जाहिर सी बात है, संविधान संशोधन हुआ होगा। तो यहाँ भी संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। आपसे पूछे कि पहले 21 वर्ष जो थी मतदान डालने की उम्र, 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 1989 में। कैसे? इसको 61वें संविधान संशोधन से हमने 21 साल की वोट डालने की उम्र को कम करके 18 वर्ष कर दिया। 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो आपको लोकसभा के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स भी आपको याद रखने चाहिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, पहली लोकसभा का जो चुनाव, पहली लोकसभा के बारे में खासकर सारी बातें पहली लोकसभा के बारे में बताना चाहूँगा। पहले लोकसभा के चुनाव कब हुए? वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक के मध्य संपन्न हुए। सारे देश आज़ाद हुआ था उस समय, और तो ये शुरुआती चुनाव था। टाइम तो लगता ही है इसमें। गठन जब हुआ पहली लोकसभा का, वो हुआ 17 अप्रैल को। आप ये कहोगे चुनाव इस समय हुए हैं फरवरी 1952 तक चुनाव हुए, उसके बाद में रिजल्ट भी आया। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, जानते हो आप। तो जो गठन हुआ, जब टोटल सदस्य आए, उनको गठित किया लोकसभा को, तो वो 17 अप्रैल 1952 को गठन हो गया पहली लोकसभा का हमारी का। पहली बैठक कब हुई? बैठक हुई 13 मई को। और ख़ास बात याद रखना, राज्यसभा की पहली बैठक भी 13 मई को हुई है। लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी, दोनों की बैठक ही, पहली जो बैठक हुई है वो 13 मई 1952 को हुई है। पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इनके बारे में बहुत सारी बातें आपको जान लेनी चाहिए। ये पहले स्पीकर भी थे लोकसभा के, पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे।
ये जब संविधान सभा के संसदीय कार्यों के अध्यक्ष भी थे, तो इनको नॉलेज थी संसद को कैसे हैंडल करना है, इस वजह से इनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया। और ख़ास बात, इनको लोकसभा का जनक भी कह देते हैं कई बुक्स में मेंशन किया हुआ है लोकसभा के जनक कौन है, गणेश वासुदेव मावलंकर। और जो ये चुनाव हुआ था पहला, इस अवधि के दौरान, उसमें टोटल 489 सीटों पर चुनाव हुआ था। पहला लोकसभा का चुनाव 489 सीटों पर हुआ। और इन 489 सीटों में से कांग्रेस बहुमत हासिल करने वाली पार्टी थी, जिसने 364 सीटों पर कब्जा किया और सरकार बनाई। जग जाहिर बात है, और इस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से पीएम नेहरू बने उस समय। ठीक है, ये बातें हुई सारी की सारी लोकसभा के बारे में, कुछ फैक्ट्स अब मैंने यहाँ आपको मेंशन करके बता रखा है। टोटल सीटें 552 थी, इसमें से 7 सीटें आप निकाल दीजिए। आप ये 7 सीटें निकाल दीजिए पीओके वाली, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली, बची कितनी 545। और इन 2 सीटों को भी आप निकाल दीजिए एंग्लो इंडियन की, तो बची 543। अब इन 543 सीटों में आप कहोगे 543 टोटल सीट है, तो कितने मेंबर तो राज्यों से चुन करके जाएंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से? तो इन 543 में 24 जो सदस्य हैं वो राज्यों से चुन करके जाएंगे 524, और यूटी से टोटल 19 सदस्य चुन करके जाएंगे। देखिए, मैंने कुछ बातें मेंशन की हैं, जैसे यूपी से सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा की, 80 सीटें अकेले यूपी से आती हैं लोकसभा में। महाराष्ट्र में 48 सीटें, राजस्थान से 25, हरियाणा से 10, ऐसे मैंने सीटें मेंशन की हुई है। सबसे कम सीटें जो हैं वो नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम, केवल एक सीटें हैं तीनों राज्यों से। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम से एक सीटें आती है। तो पूछिए कि लोकसभा की सबसे कम सीटें कौन कौन से राज्यों में, तो 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें केवल एक सीट है, नागालैंड में, मिजोरम में और सिक्किम में। यूटीज़ की बात करें, यूटीज़ पर 19 सीटें हैं, जैसे दिल्ली से 7 सीटें हैं, लद्दाख से 1, जम्मू एंड कश्मीर से टोटल 5 सीटें। बाकी जितने भी बचे हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे वो लक्षद्वीप हो, दादरा नगर हवेली हो, दमन-दीव हो, अंडमान निकोबार हो, चंडीगढ़ हो, सभी से एक सीटें हैं। बाकी जितने भी बचे हुए सभी से। इतनी बातें क्लियर हुई। अब मैं आपको विशेष बात बताने वाला हूँ, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि लोकसभा की शक्तियां क्या हैं। और ढंग से मैं आपको बताऊं तो जो लोकसभा है, उस लोकसभा की ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो केवल लोकसभा के पास है, वो शक्तियां राज्यसभा के पास नहीं है, केवल लोकसभा के पास है। उनकी चर्चा करेंगे हम अब। पहली बात देखिए, आर्टिकल 75 का 3rd क्लॉज, आर्टिकल 75 का जो 3रा भाग है, वो ये कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होगी, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आप कहोगे क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि सरकार वही पार्टी बनाएगी जिसको लोकसभा में बहुमत हासिल होगा। राज्यसभा के बहुमत से सरकार का गठन नहीं हो सकता। तो लोकसभा अगर सरकार बना रही है तो लोकसभा उनसे कुछ जिम्मेदारियां भी तो उनको देगी, समझे बात को। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इस बात को आपने जाना। और इसका संदर्भ ये है कि सरकार का गठन केवल वही पार्टी करेगी जिसको लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ है, राज्यसभा में बहुमत हासिल होने से कोई वक्तव्य नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपकी। ये आर्टिकल 75 का 3rd क्लॉज इस बात को कहता है। अगली बात जानिए आप। अगली बात बताता हूँ, 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और उसमें ये बात तय कर दी गई कि जो मंत्रिपरिषद का आकार तय कर दिया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद है या फिर राज्य विधानमंडल में जो राज्यों की जो मंत्रिपरिषद है, उनका आकार निश्चित कर दिया गया। पहले ऐसे ही मंत्री बना दिए थे, थोक के भाव में मंत्री बना दिए जाते थे, दुनिया भर के मंत्री ही मंत्री, किसी को क्या मंत्रालय, किसी को क्या मंत्रालय। तो ये सोचा गया, इस बात पे विचार किया गया कि इस मंत्रिपरिषद का जो विस्तार है, मंत्रिपरिषद का जो आकार है, इसको भी सीमित करना चाहिए, निश्चित कर देना चाहिए। अब निश्चित कैसे किया गया? तो वो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। उसमें हमने क्या काम किया, आर्टिकल 75 के 1st पार्ट में, ठीक है, आर्टिकल 75 का 1st पार्ट क्या कहता है? ये कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसको लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा।
तो आर्टिकल 75 फर्स्ट में कै पार्ट जोड़ा गया और इस कै में ये कहा गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री बन पाएंगे, प्रधानमंत्री समेत, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत। समझे? 500 टोटल सदस्य कितने? 545, उसका 15% निकाल दीजिए, जितने भी आएंगे केवल इतने लोग ही मंत्री बन पाएंगे। वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार तय कर दिया। तो यहां भी राज्यसभा की बात नहीं की हमने, कुल सदस्य लोकसभा की बात की है। ये अधिकार केवल लोकसभा को दिया है। यहां भी आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब होती है, आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि संयुक्त बैठक की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एक साथ बैठाना पड़ गया। ऐसा इसलिए जब दोनों सदनों में टकराव की स्थिति हो, मतलब कि लोकसभा ने कोई बिल पारित कर दिया और राज्यसभा उस पर कोई एक्शन ले नहीं रही, या फिर यूं कहें कि दोनों सदनों में टकराव उत्पन्न हो रहा है, तो इस टकराव को दूर करने के लिए, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करे? इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसमें राज्यसभा के अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है। कैसे? संयुक्त बैठक का जो जिक्र है वो आर्टिकल 108 108 में मिलता है, और जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, इस बात का जो हमें मिलता है उल्लेख, वो आर्टिकल 118 के 4th क्लॉज में मिलता है, 118 के चौथे भाग में मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 118 के 4th क्लॉज में दिया हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हुई। दूसरी बात, धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक टैक्स को बढ़ाना है, कम करना है, इससे संबंधित जो पैसे से संबंधित जो विधेयक है वो धन विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में भी लोकसभा के पास विशेष शक्तियां हैं। पहली बात तो ये कि धन विधेयक को 110 में हमने दिया हुआ है, उल्लेख किया हुआ है, लेकिन धन विधेयक के बारे में संपूर्ण जानकारी, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक के संबंध में संपूर्ण जानकारी जो है वो आर्टिकल 109 हमें देता है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात को तय कौन करेगा, इस बात का निर्णय कौन देगा? कोई विधेयक हम लेके आए लोकसभा में और लोकसभा में ही आएगा, ये बात भी जान लेनी चाहिए। आर्टिकल 109 एक बात कहता है कि धन विधेयक जब भी आएगा वो लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, नहीं राज्यसभा में उसके ऊपर मतदान किया जाएगा, बस उनसे अनुमति ली जाएगी, उनसे एक प्रकार के संशोधन के बारे में उनके विचार विमर्श लिए जाएंगे बस। तो यहां आपने एक शक्ति देखी कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, और कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही देगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ने अगर कह दिया वो धन विधेयक है तो है। बात क्लियर हो गई। एक और महत्वपूर्ण शक्ति लोकसभा की, आपने देखा होगा कि आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। राष्ट्रपति इस बात की घोषणा करते हैं। 1975 की इमरजेंसी सभी बच्चों को पता है, सभी लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं 1975 की इमरजेंसी। तो उस इमरजेंसी को हटाना चाहते हैं, उस इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को हम रद्द करना चाहते हैं। तो उस रद्द करने के 3 प्रकार हो सकते हैं, 3 तरीकों से हम नेशनल इमरजेंसी को हटा सकते हैं। पहली बात तो ये, जैसे ही राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की, तो उस घोषणा के बाद में 1 माह तक वो इमरजेंसी चलेगी। अगर हमें 1 माह से और ज़्यादा टाइम बढ़ाना है उसका, तो हमें संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर संसद ने अनुमति नहीं दी तो नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी। एक कारण तो ये हो गया। या यूँ हो सकता है राष्ट्रपति को लगे कि अब हालात सुधर चुके हैं, अब इमरजेंसी को हटाना चाहिए, राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर दे कि अब इमरजेंसी हटाई जाती है, तो उस केस में भी इमरजेंसी हट जाएगी। तीसरा प्रकार, इमरजेंसी को हटाने के लिए लोकसभा के अगर 1/10 सदस्य, ठीक है, 1/10 सदस्य, जैसे कि टोटल सदस्य 545 हैं, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो लगभग आएंगे ये, मतलब मान लीजिए 55 सदस्य, 545 में से अगर 55 सदस्य
ये लिखित में दें, ये तय करें कि इमरजेंसी को हटाना चाहिए, एक प्रस्ताव लेकर के वो आएँ और उस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष को दें। कम से कम 55 अर्थात 1/10 कम से कम होना चाहिए, तो इमरजेंसी हटाई जा सकती है। आप ये पूछ सकते हो कि ये भी हो सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष उस समय पद पर ना हो तो किसको दें वो? ऐसी स्थिति में हम राष्ट्रपति को वो दे सकते हैं। तो यहाँ आपने विशेष बात ये जानी कि नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने की जो ताकत है वो भी लोकसभा के सदस्य के पास में है। तो ये सारी चीजें हमने आज लोकसभा के बारे में डिस्कस की।